नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला कला एवं संस्कृति प्राधिकारी के अंतर्गत जो पेपर 4 है जिसका नाम है कला का इतिहास एवं बिहार की कला परंपरा। इसके अंतर्गत हमने जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है उसका नाम है कला समालोचना यानी कि आर्ट क्रिटिसिज्म। इसके बारे में जो है हम विशेष रूप से आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो कला समालोचना जो होता है एक शब्द है, आप सभी ने भी सुना होगा आलोचना। आलोचना को ही जो है समालोचना तथा समीक्षा इत्यादि नामों से अभिहित किया गया यानी कि डिजाइन किया गया है। इसका अंग्रेजी प्राय जैसे मैंने कहा इसको अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। इन तीनों शब्दों का यदि हम सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका सामान्य अर्थ होता है सम्यक निरीक्षण, यानी कि कंप्लीट रूप से पूरी तरह से किसी चीज़ का निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, शोध करना, ये क्या होता है समालोचना के अंतर्गत आता है। यदि समालोचना के यदि हम अर्थ की बात करें तो आप इस शब्द को देख सकते हैं समालोचना। सम यानी कि सम और लोचन। सम यानी कि होता है इक्वल बराबर, और लोचन का मतलब होता है दृष्टि या आँख। कुछ दिनों पहले मैंने अपने ब्लॉग्स पर एक कविता पोस्ट की थी जिसका शीर्षक था देख रहा हूँ। उसमें एक लाइन मैंने लिखा था कि देख रहा हूँ मैं उन सुलोचनाओं को जो थे कभी बसे मेरे इन लोचनों में, एक लोचन जिसे ना भाया तुम्हारा ये मधुर नयन। कविता को आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स पर, वो अवेलेबल है। चलिए हम कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। तो हमें समालोचना के अर्थ को समझ रहे थे, तो इसका अर्थ होता है जिसे मैंने बताया इक्वल यानी कि बराबर, एक समान दृष्टि से देखना। किसी को यदि एक समान दृष्टि से देखते हैं उसे हम समालोचना के अंतर्गत रख सकते हैं। अब समालोचना की दृष्टि से कैसे हम देख सकते हैं, जैसे किसी कृति या कृतिकार, कृति यानी कि कोई भी कलाकृति या कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी के द्वारा निर्मित की गई हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे कोई कंटेंट हो, कोई लेख हो, कोई वीडियो हो या कोई पेंटिंग हो। और कृतिकार यानी कि चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, कलाकार, तो उसे हम कृतिकार कहते हैं कि कृति का निर्माण करने वाला कृतिकार। उसके गुण दोषों का किया जाने वाला विवेचन क्या कहलाता है, समालोचन कहलाता है, जो कि हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे एक कृति है, एक कृतिकार है, और तीसरा कौन है, वो समालोचक उसे कहते हैं, जिसके द्वारा समालोचना की जाती है। वो समालोचक कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। आप मेरे कंटेंट पर, आप मेरे वीडियो पर यदि कोई कमेंट करते हैं तो वो आपका क्या होता है, आपका वो समालोचना होता है कि आपने देखा उसे और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो समालोचना भी 3 शब्द का मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको, आलोचना, समालोचना और समीक्षा। ये तीनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, तीनों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके करिकुलम में समालोचना के बारे में दिया हुआ है, तो हम विशेष रूप से इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। आगे इसमें जान लेते हैं कि कला समालोचना के सिद्धांत के तौर पर यदि हम बात करें तो किसी भी कलाकृति के, किसी भी आकृति के आलोचना के जो है समालोचना के 2 पक्ष माने जाते हैं। पहला आपका पक्ष होता है दार्शनिक पक्ष और दूसरा होता है भौतिकवादी या फिर व्यवहारिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत यदि हम बात करें यानी कि फिलोसफर दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो इसके भी 4 भेद किए गए, यानी कि इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है नैतिक या आदर्शवादी पक्ष, दूसरा है बाह्य सौंदर्य पक्ष, और तीसरा आपका है मनोवैज्ञानिक पक्ष, और चौथा आपका है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो जो भी आप उदाहरण, जो भी एग्जाम्पल आप देते हैं तो उसके बारे में भी आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में उसके बारे में आपको लिखना होगा, तभी आप बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या था, नैतिक या आदर्शवादी पक्ष। इसके विषय में जो है क्लासिकल युग में, जो क्लासिकल युग के जो फिलोसफर हुए जैसे कि सुकरात, प्लेटो, उन्होंने जो है अपने दार्शनिक विचार इसके बारे में व्यक्त किए हैं। और सेकंड हमारा क्या था, बाह्य सौंदर्य पक्ष। इसके अंतर्गत जो है जर्मन चिंतकों में जैसे कांट, हिगेल, उन्होंने अपने कला समालोचना के विचार व्यक्त किए हैं बाह्य सौंदर्य पक्ष के अंतर्गत। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत फ्रायड, क्रोचे इत्यादि ने
अभिव्यंजनावाद के तर्क को नकारते हुए अपने विचार दिए हैं एवं किसी भी कलाकृति या फिर अभिवृत्ति में सहज वृत्ति को मूल उन्होंने माना है। उनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने इसे परिभाषित किया है। और हमारा चौथा क्या था, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत रूसी चिंतक लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स इत्यादि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार ही हम चित्रकला का या किसी कलाकृति का हम आकलन प्रस्तुत करते हैं, आकलन करते हैं। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा इसमें था भौतिकवादी या व्यवहारिक पक्ष। तो इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं कि आधुनिक युग में जो है आधुनिक युग में भौतिकवादी पक्ष को लेकर के भी समालोचना के संदर्भ में हमें दो विचार हमें प्राप्त होते हैं, दो विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वो दो विचार कौन कौन से हैं? पहला हमारा है पत्रकारिता का दृष्टिकोण और दूसरा है शिक्षा शास्त्र की आलोचना। यानी आप भौतिकवादी या व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम दो पक्ष को लेते हैं, एक पत्रकारिता का दृष्टिकोण और दूसरा शिक्षा शास्त्र की समालोचना या शिक्षा शास्त्र का दृष्टिकोण। पत्रकारिता के दृष्टिकोण के अंतर्गत आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी पत्र पत्रिकाएं या अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन में जो भी आर्टिकल छपते हैं किसी लेख के बारे में, किसी चित्रों के बारे में, किसी कलाकृति के बारे में, जो भी एक पत्रकार के द्वारा एक जो भी कंटेंट लिखा जाता है, जिसकी समालोचना की जाती है, वो सभी पत्रकारिता दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा हमारा जो था शिक्षा शास्त्र की समालोचना या शिक्षा शास्त्र का दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो समालोचना की जाती है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो जो भी प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं या वैसे व्यक्ति जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो किसी के कलाकृति पर, किसी के चित्रों पर, किसी के स्कल्पचर पर, किसी की मूर्ति कला पर, किसी के गायन पर, यदि जो अपने कह सकते हैं कि वो समालोचना करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा शास्त्र की समालोचना के अंतर्गत उसे हम व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं। इन सभी के अलावा भी कई समालोचनाएं ऐसी होती है जो हमारे व्यवहार में हमेशा से प्रेजेंट रही है, हमेशा से उपस्थित रही है। इसे हम साधारण समालोचना कहते हैं। साधारण समालोचना हम उसे कह सकते हैं जो कि जनरल टर्म में हमारे समक्ष प्रस्तुत रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किसी रचना को देखते हैं, तो उस पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं कि ये इस अमुक वस्तु में या अमुक किताब में, अमुक मैगजीन में, अमुक नॉवेल में क्या है, ये कमियां हैं, ये खूबियां हैं। तो जहाँ पर आप ये उसकी कमी और उसकी खूबी दोनों को आप गिनाना शुरू करते हैं, तो उसी टर्म्स को हम समालोचना के अंतर्गत रखते हैं। तो जो भी जनरल टर्म्स से होते हैं, जो बाकी मैंने जो बताया उसे इतर होते हैं, उसे हम साधारण समालोचना के अंतर्गत रखते हैं, साधारण समालोचना के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। अब हम आगे इसमें जान लेते हैं कि कला समालोचना के लिए जो है भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने, यानी कि इंडियन एंड वेस्टर्न जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अलग अलग दृष्टिकोण परिभाषित किए हैं, यानी कि इन्हें मापने का जो है अलग अलग पैमाना रहा है। एक चीज़ आपको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें, चूँकि मेरा बैकग्राउंड पेंटिंग से रहा है, चित्रकला से रहा है, तो हम जो यहाँ पर आप लोग के लिए जो कंटेंट लाए हैं वो क्या है, वो ज़्यादा उसका झुकाव कह सकते हैं पेंटिंग की तरफ है। यदि आप संगीतकार हैं या ड्रामाकार हैं या कला इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो आप जो अपनी परिभाषा लिखेंगे वो अपने विषय वस्तु के अनुसार लिखेंगे। तब चूँकि मेरे वीडियो में जो है विशेष रूप से पेंटिंग और कला के पक्ष को लेकर के हम इसमें बात की हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों ने जो है, जो हमारे वेस्टर्न जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चित्रकला को परिभाषित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ उन्होंने तौर तरीके बनाए हैं। जैसे कि कहा था ना कि मान लें कि आपको कह दिया जाए कि किसी चीज़ की आप समालोचना कीजिए, किसी चीज़ के बारे में बताइए, तो कोई तो पैमाना होना चाहिए ना। बिना पैमाना का आपको कुछ काम कर नहीं सकते हैं कि आखिर पैमाना क्या है। मान लीजिए कि मैंने एक चित्र का निर्माण किया, तो उस चित्र में वो कौन कौन चीज़ों को मैंने समाहित किया है, किस चीज़ों को नहीं रखा है, जिससे आप कह सकते हैं हाँ आपने अमुक चीज़ को नहीं रखा, यानी कि वो चित्र आपके चित्र में एक कमी है। आपने इन चीज़ों का समावेश किया, यानी कि चित्र आपका बढ़िया है। तो उसी के अनुसार जो पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके अनुसार दो टर्म्स होता है, दो नियम है जिसके अनुसार हम चित्रों का निर्माण करते हैं। पहला आपका आता है, पहला जो टर्म्स है वो है
दृश्य कला के मूल तत्व, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट, और दूसरा हमारा है चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो इन दोनों के आधार पर क्या किया जाता है, चित्रों की समालोचना की जाती है। पहला आपका है कला के मूल तत्व और दूसरा है चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो इसी के आधार पर जो है चित्र के गुण एवं दोष की पड़ताल की जाती है, उसकी समालोचना की जाती है। ये तो हमारा हो गया पाश्चात्य विद्वान के अनुसार। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण में बात करें तो हमारे भारत में जो है कई सारे ग्रंथ हैं जो स्पेशली चित्रकला को ही डिनोट करके लिखे गए हैं। शायद आप सभी जानते होंगे, यदि वो ग्रंथ की हम बात करें तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो हमारे पास उपलब्ध है उस ग्रंथ का नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो है उसमें एक अध्याय है जिसको हम लोग बोलते हैं चित्र सूत्र। चित्र सूत्र यानी कि पेंटिंग का नियम कह सकते हैं, पेंटिंग का फार्मूला उसमें दिया गया है, और इसमें इसी को जो है सबसे प्रामाणिक हम मान सकते हैं। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण को मानते हैं। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक लेसन है, एक अध्याय है जिसका नाम है चित्र सूत्र, इसे माना गया है। इसके जो है चित्र सूत्र के अध्याय 41 में 3 श्लोक है, 9, 10 एवं 11। तो इस वीडियो में हम तीनों श्लोक को आपके बीच लेकर आए हैं जिसमें चित्र के गुण बताए गए हैं, यानी कि हमारा चित्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है इस श्लोक में। पहला जो हमारा श्लोक है, पहला श्लोक में कहा गया है कि स्थान परमान भूलंबो मधुर रत्वम विभक्ता सादृश्य क्षय विधि च गुण चित्र से कृतिता। इस श्लोक में क्या गया है, चित्र के 8 गुण बताए गए हैं। क्या क्या कहा गया, स्थान परमान भूलंबो मधुर रत्वम विभक्ता सादृश्य क्षय विधि च गुण चित्रम कृतिता। जो चित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए उस गुण के बारे में इस श्लोक में हमें चर्चा की गई है। इसी प्रकार ये जो है हमारा दूसरा श्लोक है, इसमें कहा गया है कि रेखा च वर्तना च भूषण वन मेवा च विज्ञेया मनुज श्रेष्ठम चित्रकर्मेषु भूषण। यहाँ पर क्या की गई, यहाँ पर रेखा के बारे में चर्चा की गई कि हमारे चित्रों में जो है रेखाएं कैसी होनी चाहिए, लाइन कैसी होनी चाहिए, उसमें छाया प्रकाश कैसा होना चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। जैसे कहा गया ना, रेखा च वर्तना च भूषण वन मेवा च। यहाँ पर वर्तना का मतलब होता है छाया प्रकाश, लाइट शेड, और भूषण का मतलब होता है अलंकरण, डिजाइन, या फिर इसे गहना के भी सेंस में लिया जाता है। तो और तीसरा हमारा है वर्ण। वर्ण का मतलब आप सभी जानते होंगे, वर्ण का मतलब होता है कलर या रंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्र कैसा होना चाहिए, लाइट शेड के अनुसार होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, उसमें अलंकरण होना चाहिए, उसमें रंग होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे भारतीय चित्रकला जो रही है हमेशा से रेखा प्रधान रही है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें अजंता की गुफा में देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या है, अलंकरण भी है, लाइन भी है, कलर भी है, सबका कॉम्बिनेशन हमें कहाँ दिखाई देता है, अजंता की गुफाओं में देखा जाता है। तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रकला को रख सकते हैं। चलिए हम आगे इसमें जान लेते हैं कि आगे कह रहा है कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक चित्रकार को इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करके बेहतर चित्र का निर्माण करना चाहिए। आगे श्लोक में कहा गया है ना कि विज्ञेया मनुज श्रेष्ठम चित्रकर्मेषु भूषण, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक ज्ञानी मनुष्य क्या होता है, अपने ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ होता है, उस ज्ञान उसके गहने का काम करता है, उसी तरह एक चित्रकार जो है अपने बेहतरीन लाइन के द्वारा, बेहतरीन लाइट एंड शेड, छाया प्रकाश के द्वारा, बेहतरीन अलंकरण के द्वारा, बेहतरीन रंग के द्वारा चित्र का निर्माण करता है, जो उसके गहने का काम करता है, उसके चित्र में डेकोरेशन लाने का काम करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चित्र की खूबी बताई गई है कि यदि आप कोई चित्र का निर्माण करते हैं या किसी भी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो अगर उस कलाकृति में आपका ये खूबियाँ हैं तभी आपका चित्र सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, अन्यथा वो चित्र आपका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। चलिए तीसरा श्लोक हमारा है, तीसरे श्लोक में कहा गया है कि रेखा प्रसंत्याचार्य वर्तना च विचक्षणा स्त्रियो भूषण मिछन्ति वर्णाख्याम इतरे जना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कहा गया है कि रेखा प्रसंत्याचार्य, यानी रेखाओं की प्रशंसा कौन करते हैं, रेखा की प्रशंसा आचार्य करते हैं, आचार्य के द्वारा रेखा की प्रशंसा की जाती है। आगे कह रहा है
वर्तना च विचक्षणा। वर्तना का मतलब जिससे मैंने बताया आपको कि क्या होता है, छाया प्रकाश होता है। तो छाया प्रकाश की प्रशंसा कौन करते हैं, गुणीजन लोग करते हैं। आगे कह रहा है स्त्रियो भूषण मिच्छन्ति, स्त्रियां जो है आभूषणों की प्रशंसा करती है। आभूषण का मतलब यहाँ अलंकरण से है। और आगे कह रहा है वर्णाख्यम इतरे जना, यानी कि रंगों की प्रशंसा कौन करते हैं, रंगों की प्रशंसा सामान्य जन कहते हैं, जो जनरल इंसान है वो करते हैं। जैसे कि मान लें कि यदि आप कोई चित्र बनाते हैं तो जो आप रेखा खींचेंगे, जो आउटलाइन बनाएंगे, उसकी प्रशंसा आपके आचार्य, आपके कला गुरु करेंगे, हाँ आपने बेहतर रेखांकन किया है। उस रेखांकन में यदि आप बेहतरीन लाइट सेट डालते हैं, छाया प्रकाश डालते हैं, तो जो कला के गुणीजन है, जो कला के पारखी हैं, कला को जानने वाले हैं, वो उसकी प्रशंसा करेंगे। उसमें यदि आप डेकोरेशन लगाते हैं, बेहतरीन डेकोरेटिव करते हैं, आभूषण उसमें लगाते हैं, तो स्त्रियाँ उसकी प्रशंसा करती है। कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को जो है सजना संवरना ज़्यादा पसंद होता है, अलंकरण उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो उसकी प्रशंसा वो करती है। और रंगों की प्रशंसा जो है वो सामान्य जन करते हैं, यानी जिसे कला का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप लोग में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि जिनका बैकग्राउंड आर्ट नहीं है, किसी का संगीत है, किसी का ड्रामा है, किसी का कला का इतिहास है, तो वैसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रंगों की प्रशंसा करते हैं। अच्छा कलर में, पेंटिंग में अच्छा रंग किया, अच्छा रंग भरा गया है। जैसे कि बिहार की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला है मधुबनी चित्रकला है, तो उसमें क्या होता है, हमें तीन चीज़ उसमें दिखाई देता है। उसमें बेहतरीन रेखाएं रहती है, बेहतरीन रंगों का प्रयोग रहता है, बेहतरीन उसमें अलंकरण रहता है। तो उसको देखकर आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा रंग का प्रयोग किया गया, चित्र बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तीन जो श्लोक थे जिसमें ये कहा गया है कि हमें चित्र किस तरह से बनाना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूला होना चाहिए। इन तीनों के अलावे भी जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और भी कई जगह हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें यह बताया गया है कि आप चित्रों का निर्माण किस ढंग से करें, किस प्रकार आप चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और ग्रंथ है जिसको वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। उस ग्रंथ की टीका जो है जयमंगला के नाम से यशोधर पंडित जी लिखते हैं, और उसमें एक वो श्लोक देते हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि रूप भेदा परमानानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भांग इति चित्त सरंगम। इसमें जो क्या क्या, इसमें चित्रकला के 6 नियम बताए गए हैं। यानी कि वो कहते हैं आपका चित्र क्या होना चाहिए, किस ढंग का होना चाहिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, आपके चित्र के जितने भी आप रूपों का निर्माण करेंगे उसमें भेद होना चाहिए। सादृश्य भंग होना चाहिए कि जैसा आकृति आप देख रहे हैं वैसा होना चाहिए। वर्ण में भेद होना चाहिए, कलर में अंतराल होना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला, एक नियम है जिसके आधार पर हम चित्रों का निर्माण करते हैं, जिसे भारतीय चित्रकला का षडंग कहा गया है। कोई भी आप चित्र बनाते हैं, यदि उस षडंग के अनुसार आप नहीं बनाएंगे तो आपका चित्र बेहतर नहीं होगा। उस चित्रों की आलोचना की जा सकती है। आलोचना हम किस ढंग से कर सकते हैं, हम आलोचना जो है षडंग के आधार पर कर सकते हैं। एक बार हम रिवाइज कराते हैं आपके क्लास को, जब हम चित्रों के जो आप तुलना करेंगे, यदि पाश्चात्य दृष्टिकोण से आप तुलना करना चाहते हैं तो हमारे पास कला के तत्व और चित्र संयोजन के सिद्धांत है, उसके आधार पर करेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से आप करना चाहते हैं तो हमारे पास विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र अध्याय है, उसके अलावा जो है कला के षडंग है, जिसके आधार पर हम चित्रों की समालोचना कर सकते हैं कि वो चित्रों में खूबी क्या क्या है, चित्रों में कमी क्या क्या है। तो विशेष रूप से जो आज के क्लास में हम चर्चा किए कला समालोचना के बारे में। बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन आता है कि हमें एग्जाम में जो है प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि यह परीक्षा जो है पहली बार आयोजित हो रही है, तो प्रश्नों का प्रारूप कैसा होगा किसी को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि इस तरह के प्रश्न संभवतः पूछे जा सकते हैं। वो मेरा अपना एक कह सकते हैं कि मेरा तैयार किया गया कुछ क्वेश्चन है, हो सकता है कि इससे अलग भी क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन फिर भी एक आधार के लिए मैंने तैयार किया है। वो प्रश्न आपका इस तरह से हो सकता है कि कला समालोचना के बारे में चर्चा करें, या कला समालोचना पर प्रकाश डालें, इसके बारे में व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कला समीक्षा के संदर्भ में प्रकाश डालें, इसके रेफरेंस पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा इस तरह से आ सकता है कि चित्रकला के या कला के गुण एवं दोष को बताते हुए कला समालोचना सिद्धांत की व्याख्या करें। तो जब भी इसके सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, कला समालोचना के बारे में पूछा जाएगा, तो आप भारतीय और पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोण को लेते हुए
अपना उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।